तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि अगर दो मीडियम की एक बाउंड्री है, सपोज़ ये लाइन एक बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, ये बाउंड्री ऐसे है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस बाउंड्री के एक तरफ एक मीडियम है और दूसरी तरफ दूसरा मीडियम है। तो अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ एक लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो नॉर्मल पर लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद फर्स्ट मीडियम के बाद जब सेकंड मीडियम में चली जाती है तो इस फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। और जब सेकंड मीडियम में लाइट रे जाती है तो साथ साथ और एक चीज़ भी होती है कि लाइट रे का जो पाथ था, ये लाइट रे का पाथ है, ये पाथ अपने पाथ से लाइट रे डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से लाइट रे का डेविएशन हो जाता है। तो ये जो लाइट रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, और सेकंड मीडियम में जो लाइट रे आ गई दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो इसी बात को दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है कि ये रहा हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा, और इस तरफ यही नॉर्मल को हमने इधर बढ़ा दिया, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में तुम्हें याद होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट लाइट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो नॉर्मल के साथ बनाता था उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे। तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से डिफरेंट होता है। यानी यहाँ पर एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा। ये हमने उसी बात को मैथमेटिकल तरीके से कहा है। कौन सी बात को? कि इंसिडेंट लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। ये एंगल अगर डिफरेंट हो गया, आई से आर डिफरेंट है, इट मीन्स इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे दोनों अलग अलग पाथ पर जा रहे हैं। तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन इन लॉज को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ तो वही है, सिमिलर है जो वहाँ पर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक ही प्लेन में होते हैं, यानी ये को प्लेनर होते हैं। जैसे यहाँ बोर्ड का प्लेन है तो बोर्ड के प्लेन में ही ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे और ये नॉर्मल सब एक ही प्लेन में रहते हैं, यानी ये को प्लेनर होते हैं। तो पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर हैं। ये लॉ सिमिलर है जैसे कि रिफ्लेक्शन में था। दूसरा लॉ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन को समझने के लिए, उसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ ये है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मीडियम की ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, और जो मीडियम की प्रॉपर्टी है उससे ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट के बराबर है और ये कांस्टेंट मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस कांस्टेंट के बारे में ही हमें डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्नेल्स लॉ
याद रख लेना है क्या, साइन आई और साइन आर का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। रिफ्रैक्शन में और एक बात बताई जा सकती है, वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल जैसे रिफ्लेक्शन में था यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। रिफ्लेक्शन में क्या बोला गया था कि लाइट रे अगर ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड रे इधर से आया, अगर लाइट रे का पाथ रिवर्स कर दें, यानी कि रिफ्लेक्टेड जिधर जा रहा था उस तरफ से इंसिडेंट लाइट रे ले आए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे उधर ही जाएगा जिधर इंसिडेंट लाइट रे जा रहा था। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी है, रिफ्रैक्शन में भी ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, अगर रिवर्स कर दें, इंसिडेंट लाइट इधर से आए, सेकेंड मीडियम से आए और बाद में फर्स्ट मीडियम से जाए, तो सेम पाथ लाइट ट्रेवर्स करता है, यानी कि सेम पाथ फॉलो करता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी जो भी आई है वो बाद में आर हो जाए और जो भी आर है वो आई हो जाए, यानी लाइट रे इधर से अगर आए, ठीक है। तो यही एंगल्स पर अगर लाइट रे आ रही है इधर से, मान लो कि इधर से जो लाइट रे आ रही है उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई डैश मान लें, तो आई डैश अगर आर के बराबर होगा तो इधर जब लाइट रे जाएगी तो जो आर डैश होगा वो आई के बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। खैर, तो ये सब बात तो तुम्हें पहले से भी पता होगी, 10 क्लास में भी पढ़ा था। अब ये जो कांस्टेंट है, साइन आई और साइन आर का रेशियो एक कांस्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन हमें मेनली करना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। इस पर आगे का बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। तो ये जो कांस्टेंट है ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के बराबर है और दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 और मीडियम 1 का मतलब तो समझ ही गए होगे, ये बाउंड्री है दोनों मीडियम की, इधर मीडियम 1 इधर मीडियम 2, ये इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्या है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब इस कांस्टेंट को और समझते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम ये एसोसिएटेड है स्पीड ऑफ लाइट से, ये स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड चीज़ है। स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है और उसको c से हम लोग डिनोट करते हैं। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज c एंड c जो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट स्पीड, यानी इससे ज़्यादा स्पीड आज तक पता नहीं लगाई जा सकी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी तरह की वेव की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ये अल्टीमेट होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका मतलब ये है कि वैक्यूम अगर नहीं है, कोई मीडियम अगर है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ही c से कम होगी, यानी लाइट जब किसी मीडियम में एंटर करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट इससे कम हो जाएगी। और कितनी कम होगी कितनी ज़्यादा होगी ये इस क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्वांटिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर डिफाइन की जाती है। तो मान लो कि इन एनी मीडियम, वैक्यूम में c स्पीड है, किसी मीडियम में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट लिखें तो वो है मान लो v, ठीक है, ये हमने मान लिया है कि स्पीड ऑफ लाइट v है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये जिस मीडियम में v स्पीड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए किसी बुक में म्यू सिंबल यूज़ किया जाता है, किसी में स्मॉल n यूज़ किया जाता है, किसी में n/1
N21 क्या है, ऐसे लिख लेते हैं पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, चलो N ही लिख लेते हैं, यहाँ पर सिंबल यूज़ करते हैं। ये जो सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ऐसे लिखा जाता है N21, ठीक है। किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होगा N21, ठीक है। किसी बुक में म्यू सिंबल भी यूज़ किया जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारी जो NCERT बुक है उसमें ये वाला सिंबल यूज़ किया गया है, हम भी इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। N21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये जो यहाँ इतनी बड़ी चीज़ लिखी है उसके लिए ये सिंबल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यहाँ पर अगर हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्या डेफिनेशन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। ये डेफिनेशन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो कि सिंस C इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V, C इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V, इसका मतलब ये है कि N इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का 1 से बड़ा ही होता है, ऑलवेज। N इज़ ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। C ग्रेटर देन V हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये अल्टीमेट स्पीड है, C से बड़ी स्पीड कोई भी नहीं हो सकती। तो न्यूमरेटर हमेशा ही डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही 1 से बड़ा होगा। अब आगे की हमारी जितनी डेफिनेशंस हैं सब इसी पर बेस्ड हैं, इस बात पर बेस्ड है। देखो, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे यहाँ लिखा है मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो भी इसी तरह से डिफाइन होता है। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पॉइंट नंबर 2 ले सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 ये था यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अगर हम लिखें, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम लिखा, उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 हमने मान लो लिखा N1। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वो है मान लो V1, ये मीडियम 1 है, इसमें मान लो स्पीड ऑफ लाइट है V1, और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है मान लो V2। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या होगा, N1 मान लो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी तरह अगर लिख लें तो क्या हो जाएगा, C बाय V2, ठीक है। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखो N21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की, ये डेफिनेशन है। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, उसकी स्पीड ऑफ लाइट को डिनोमिनेटर में देना है, जिसके रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड ऑफ लाइट को न्यूमरेटर में देना है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की डेफिनेशन है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 बाय V2। यहाँ V1 V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो V1 बाय V2 की वैल्यू अगर इन इक्वेशन से हम निकालें, इन इक्वेशन से, तो V1 की वैल्यू क्या आती है, V1 की वैल्यू आती है C बाय N1, और V2 की वैल्यू क्या आती है, C बाय V2, C बाय N2 सॉरी। इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो V1 बाय V2 की वैल्यू यहाँ डालो, देखो क्या आएगा, C बाय N1 C बाय N2, तो क्या आ जाएगा N2 बाय N1, ठीक है, N2 बाय N1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान से याद रखने की ज़रूरत है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अगर करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखेंगे तो N2 बाई N1 लिखेंगे, ठीक है। N21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में N2 बाई N1, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में V1 बाय V2, ठीक है।
ये याद रखना ज़रूरी है। तो ये तो हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनीशन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड और बातें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट कई बार पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा, यहाँ से पता चल रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू क्या है, v1/v2। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट बाई स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है इन मीडियम 1 और इन मीडियम 2। और देखें, अब जो हमने 10 क्लास में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, या ऐसे पढ़ा था 10 क्लास में रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम, तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मीनिंग ज़रा ध्यान से समझना है। रेयरर एंड डेंसर मीडियम का मीनिंग क्या होता है। रेयरर और डेंसर का यहाँ पर जो मीनिंग है वो हमारे जो नॉर्मल डेफिनीशन होते हैं, डेंसिटी का जो नॉर्मल डेफिनीशन है उससे अगर तुम एसोसिएट करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। उसका रीज़न ये है कि जो डेंसिटी तुमने अभी तक पढ़ा था उस डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वाली डेफिनीशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ रेयरर और डेंसर का मतलब होता है ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, ये ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर का मीनिंग कैसे समझेंगे, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम थॉट एक्सपेरिमेंट क्या सोचेंगे, मान लो हमने एक कांच का बर्तन लिया। ठीक है, कांच का बर्तन, ग्लास ले लिया एक, और ये मान लो हमारा कांच का बर्तन है, ग्लास है कोई। ठीक है, और इस तरफ हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और इस तरफ से देख रहे हैं, इधर से मान लो हम देख रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वर की इधर पोजीशन, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, और इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर है ऑब्जेक्ट। तो ये क्योंकि कांच का ग्लास है, इसके अंदर मान लो पानी भी भर दिया तो भी, तो जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, क्योंकि लाइट इसके अंदर से होकर के यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लाइट का एक्चुअल पाथ नहीं बना रहे हैं, वो आगे डिस्कस होगा कि पाथ कैसा होगा। अभी बस इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट ऑब्जर्वर की आँख तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर कांच है या अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ग्लास नहीं भी लिया, मान लो हमने कोई कांच का स्लैब ले लिया। ठीक है, कांच का स्लैब, एक सॉलिड स्लैब ले लिया। कोई बोलेगा हाँ कांच का ग्लास तो हॉलो होता है इसलिए ऐसा हो गया। चलो हमने एक कांच का स्लैब ले लिया, ठीक है, मोटा सा एक टुकड़ा ले लिया कांच का, तो भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम इसके अंदर मिल्क भर दें या कोई दूसरा ऐसा मीडियम जिसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं या ओपेक बोलते हैं, मान लो हमने मिल्क भर दिया या कागज़ ऐसे तोड़ मरोड़ के अंदर डाल दिया, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे ऑब्जर्वर की आंख तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये तो हमने एक थॉट में इमेजिन किया ऐसा सिचुएशन। अब ज़रा इसको हम अपने डेंसिटी वाले जो हमने डेफिनेशन पढ़े थे पहले, मास बाय वॉल्यूम, उससे कंपेयर करके देखते हैं। तो कांच का अगर तुमने एक ब्लॉक लिया, एक मोटा पीस लिया है कांच का, उसको तुम ऐसे हाथ में लेकर समझ जाओगे कि इसका मास ज़्यादा है, और अंदर अगर पानी भर दें, कांच का गिलास लिया, अंदर हम पानी नहीं, सॉरी, अंदर एक ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे कि मिल्क भर दें, ठीक है, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहा, लेकिन मिल्क का अगर हम मास देखेंगे तो सॉलिड कांच के मास से काफ़ी कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि मिल्क की जो मास डेंसिटी है वो सॉलिड कांच की मास डेंसिटी से कम है। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, मिल्क जैसे हम लोग अपने अगर डेली लाइफ के टर्म्स यूज़ करें, डेली लाइफ की बोलचाल की भाषा के टर्म्स यूज़ करें, तो दूध तो हल्का होता है, लेकिन कांच का सॉलिड पीस लिया वो तो भारी होता है, यानी कि मास डेंसिटी मिल्क की कम है और कांच के सॉलिड पीस की मास डेंसिटी ज़्यादा है। तो फिर ज़्यादा डेंसिटी वाले से लाइट रे पार होकर इधर आ गया, यानी कांच जब था तो लाइट रे पार होके आ गया, लेकिन कम डेंसिटी वाला मटेरियल लिया मिल्क, तो लाइट रे मिल्क से पास होकर के ऑब्जर्वर की आंख तक नहीं पहुंचा। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है
कि यहाँ जो डेंसर और रेयरर का मीनिंग है वो इस वाले डेंसिटी के डेफिनेशन से डिफरेंट है। यहाँ होता है मास डेंसिटी, जो हमने बोला ना कि मिल्क है उसकी मास डेंसिटी कम है, कांच के सॉलिड पीस की मास डेंसिटी ज़्यादा है, फिर भी कांच के अंदर से लाइट रे पास हो जाएगा, मिल्क के अंदर से पास नहीं होगा। यानी कि जो हम लोग मास बाय वॉल्यूम से डेंसिटी निकालते थे, ये वो डेंसिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो डेंसिटी की बात है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हुआ कि उस मटेरियल के अंदर से लाइट रे कितनी स्पीड से पास होती है। अगर मटेरियल के अंदर से लाइट रे ज़्यादा स्पीड से पास होती है, यानी मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर। और अगर मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड कम है तो हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर। ये लाइट की स्पीड के बेसिस पे डिफाइन किया गया है, रेयरर और डेंसर। ठीक है, रेयरर मीडियम का मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, और डेंसर मीडियम का मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो। अब इस बात को हम अपने इस डायग्राम से और इस डेफिनेशन से रिलेट करते हैं, जो हमने 10 क्लास में पढ़ा था कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है या नॉर्मल से अवे बेंड हो जाता है, ये पढ़ा था ऐसा। उसी बात को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमने दो मीडियम लिए हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट v1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो अगर तुमसे कहा जाए, मान लो हम केस ए लेते हैं, इफ़ मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 2। अब ये बात ध्यान रखना कि हम लोग ऑप्टिक्स जब तक पढ़ रहे हैं, वहाँ अगर हम डेंसर या रेयरर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो हम ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मीडियम 1 is optically denser than medium 2. It means what? It means V1 is greater than, फर्स्ट मीडियम को हमने डेंसर कहा है, सो V1 is less than V2। यानी डेंसर का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, रेयरर का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में कम थी, मीडियम 2 में ज़्यादा है। ठीक, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर क्या असर होगा, देखो। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, अभी सिंबल्स तुम्हें याद नहीं हुए होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर हम लिखें, ठीक है, तो क्या लिखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, n21। n21 का मतलब क्या है, n2/n1, और n2/n1 का मतलब क्या है, v1/v2। ठीक है, अब देखो यहाँ v2 बड़ा है, v1 छोटा है। इट मीन्स इस केस में जो हमने केस ए लिया है, इसमें v1 छोटा है, v2 बड़ा है, v1 छोटा है, v2 बड़ा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये लेस देन 1 आएगा। ठीक है, ज़रा एक बात ध्यान देना, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न तुम्हारे मन में अराइज हो सकता है, क्योंकि हमने अभी क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लेकिन ध्यान रखो वो किस केस में कहा था, वो हमने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम जब हमने लिखा था तो क्या लिखा, c/v। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम c/v से लिखते हैं, ये देखो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी अगर इस डेफिनेशन से कंपेयर करो तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर लिखा तो क्या लिखते हैं, v1/v2। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो वो होता है c/v, एंड c इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन v, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम कहें तो ये अंडरस्टूड होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो हमने कहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कहा होगा। ठीक है, अगर हमने खाली इतना कहा, फिर से सेम बात को रिपीट कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, तो ये अंडरस्टूड होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कहा जा रहा है, और वो हमेशा ही 1 से बड़ा होगा।
बिकॉज वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, C बाई वी एंड C इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम नहीं कहा, यहाँ कहा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ऐसे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, और V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है ये इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों मीडियम में से डेंसर कौन है और रेयरर कौन है। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या लिया है यहाँ पर कि मीडियम 1 को हमने डेंसर कहा है, इसीलिए V1 कम है, V2 छोटा है। तो ये हमने सब यहाँ अप्लाई किया, तो N21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 1 से छोटा आया। अब हम इसको स्नेल्स लॉ में यूज़ करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू N21 होता है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब N21 है लेस देन 1, तो साइन आई बाय साइन आर क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर भी लेस देन 1 हो जाएगा। साइन आई बाय साइन आर इज लेस देन 1, देयरफॉर साइन आई इज लेस देन साइन आर। ठीक है, ये रिलेशन आया। और साइन फंक्शन जो है उसका अगर तुम वैल्यूज़ याद करो या ग्राफ भी अगर इमेजिन कर लो, तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है। तो साइन फंक्शन की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, वैल्यू बढ़ती है एंगल बढ़ने के साथ। इट मीन्स अगर साइन की वैल्यू एंगल के साइन की वैल्यू छोटी है तो वो एंगल भी छोटा होगा, एंगल के साइन की वैल्यू बड़ी है तो वो एंगल भी बड़ा होगा, यानी कि R विल बी ग्रेटर देन I। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, देयरफॉर I इज लेस देन R, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। अब इसी बात को हम डायग्राम में बना लेते हैं। डायग्राम में हमने क्या कहा कि मीडियम 1 जो है वो डेंसर है और मीडियम 2 रेयरर है। तो ये हमारा इंसिडेंट लाइट रे था, ये मीडियम 1 है। इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें मीडियम 1 डेंसर है और मीडियम 2 जो है हमारा वो रेयरर है। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है, I इज़ लेस देन R, यानी ये I एंगल था ये R से छोटा होगा, यानी कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्टेड लाइट रे और नॉर्मल के बीच, ये रहा R जो कि I से बड़ा है। इसी बात को 10 क्लास में जब पढ़ते थे तो क्या कहते थे कि डेंसर से रेयरर में जब लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। देखो ये लाइट रे का पाथ था, ये डॉटेड वाला, नॉर्मल से दूर हट जाने का मतलब क्या हुआ कि R विल बी ग्रेटर देन I। आ गई बात समझ में। तो जो 10 क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर डेंसर से रेयरर लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी और रेयरर से डेंसर जाएगी तो क्या होगा, अगर याद है तो बोल सकते हो कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। और उसी बात को ये जो हमने डिस्कशन किया है उसी बेसिस पे उस बात को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमने मीडियम 1 लिया रेयरर और मीडियम 2 लिया डेंसर, ठीक है, अब हमारा मीडियम 1 है रेयरर। बी केस ले लेते हैं, इफ़ मीडियम 1 इज़ रेयरर। ठीक है, मीडियम 1 रेयरर का मतलब क्या हुआ कि V1 विल बी ग्रेटर देन V2। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं रेयरर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसको बोलते हैं डेंसर। ऐसे समझ लो, बहुत आसान तरीका है। अगर रोड में जा रहे हैं और ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा है, या मेले में, आजकल मेला बहुत चल रहा है, मेले में अगर गए और तुम खुद को लाइट मान लो, तो तुम्हारी स्पीड कौन से वाले मेले में ज़्यादा होगी या कौन से वाले रोड में ज़्यादा होगी? जहाँ पर ट्रैफिक डेंस है, ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ तुम्हारी स्पीड कम होगी। और जहाँ ट्रैफिक लाइट है, हल्का ट्रैफिक है, 1-2 गाड़ी चल रही है, तो वहाँ तुम्हारी स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो रेयरर का मतलब मीडियम 1 इज़ रेयरर, मीन्स मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम है, क्योंकि मीडियम 1 है रेयरर और मीडियम 2 है डेंसर। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम निकालें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग V1/V2 है, V1 V2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी ग्रेटर देन 1।
देयरफॉर फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, n/1 होता है, और n/1 जो हमारा 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन आई बाय साइन आर इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ से क्या मिलेगा, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, यानी कि आई ग्रेटर देन आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। तो ये तो हमारा नॉर्मल बन गया, ये इंसिडेंट लाइट रे का पाथ था, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई से छोटा होगा, यानी लाइट रे इस तरफ आ जाएगी और ये आर है, ये आई से छोटा एंगल बन गया, ठीक है। तो रेयर और डेंसर मीडियम में लाइट रे नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, इस बात का एक्सप्लेनेशन स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर दिया जा सकता है। अब और आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और कुछ डिस्कशन। अगर तीन मीडियम हो तो क्या होगा, यहाँ मान लो था मीडियम 1 और यहाँ 2 और यहाँ था मान लो मीडियम 3, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, फर्स्ट और सेकंड के बाउंड्री पे, ये नॉर्मल बनाया, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। किधर भी बना लेते हैं, अभी हम रेयर डेंसर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर, ऐसे ही मान लो कि ये लाइट रे का ये पाथ था, ये ऐसे इधर डेविएट हुआ, फिर यहाँ पर ये ऐसे डेविएट हुआ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है कि फर्स्ट और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, सेकंड और थर्ड का पता है, तो थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बताओ, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला डिस्कशन काम आएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मान लो ये है n/1, इसकी वैल्यू क्या होगी n2/n1, ठीक है, n2/n1। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 हमें पता है n3/2 क्या होगा n3/n2, ठीक है। यानी कि हमें ये बाउंड्री और ये बाउंड्री के लिए पता है, ये बाउंड्री किसका है 2 और 1 का है, यानी 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 हम जानते हैं। ये बाउंड्री किसका है 2 और 3 का है, तो 3 का विद रिस्पेक्ट टू 2 हम जानते हैं, तो 3 और 1 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पता कर सकते हैं। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या हो जाएगा n3/1, जैसे यहाँ n2/1 n3/2 वैसे ही n3/1। n3/1 क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो क्या वैल्यू होनी चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग n3/n1 होनी चाहिए, ठीक है। तो n3/n1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से n3 की वैल्यू निकाल लो और यहाँ से n1 की वैल्यू निकाल लो। जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, n3 और n1 की वैल्यू जब यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो n2/n1 इंटू n3/n2। देखो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो n2 डिवाइड हो गया, क्या आ गया n3/n1, यही तो हमें चाहिए था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 के रेस्पेक्ट में लिखना है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं n3/1 इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग n2/1 इंटू क्या था ये n3/2, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको उल्टा लिख लो तो याद रखना इजी होगा। देखो क्यों होगा अभी हम समझा देंगे। n3/1 को हमने इसको पहले लिख लिया n3/2 इंटू n2/1, ऐसे लिख लो तो याद रखना इजी होगा। क्यों इजी होगा, तुमने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा होगा। मैट्रिक्स में क्या पढ़ा है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, एक का ऑर्डर है m×n और दूसरे का ऑर्डर है n×p, तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा m×p, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो जानते ही हो, मैथ्स में पढ़ा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसी टाइप का यहाँ भी दिख रहा है। देखो n3/2 इंटू n2/1, तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा n3/1 आ जाएगा, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हमें मिल जाएगा।